तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। और आज की कहानी थोड़ी डिफरेंट है, अच्छी भी है, बुरी तो है लेकिन अच्छी है, क्योंकि क्राइम में अक्सर बहुत सारी सीरियस चीज़ें भी होती हैं, लेकिन कई बार क्राइम में कॉमेडी भी हो जाती है और कई कहानियाँ जो हैं बड़ी दिलचस्प होती हैं। ख़ास तौर पर कॉनमैन, ठग, चोर, इन लोगों की कहानियों में बहुत सारी दिलचस्प चीज़ें होती हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि क्राइम बड़ी जो है सीरियस चीज़ है, सीरियस टॉपिक है, क्योंकि उसमें दुख, दर्द, गम, तकलीफ़ ज़्यादा होती है। लेकिन कई बार इन्हीं चीज़ों के बीच में से क्राइम में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो आपको थोड़ा सा अलग चौंकाती हैं, कई बार हंसाती भी हैं। तो आज की जो कहानी है वो ऐसी है। ये एक बहुत पहले आपको कहानी सुनाई थी हिंदुस्तान के सबसे बड़े ठग मिस्टर नटवर लाल की। तो वो अपने आप में जो ठगी की दास्तान है वो आज भी पढ़ी पढ़ाई जाती हैं, सुनी सुनाई जाती हैं। नटवर लाल के बाद वो तो चूँकि ठग की कैटेगरी में आते। हिंदुस्तान में अगर हम किसी चोर की बात करेंगे, शायद हिंदुस्तान नहीं, अगर दुनिया में हम बात करेंगे, तो टॉप 5 में मैं इस चोर को ज़रूर रखूँगा। नाम है देवेंद्र सिंह, लेकिन देवेंद्र सिंह के नाम से बहुत कम लोग जानते हैं। और जैसे ही बंटी चोर बोलता हूँ तो सब पहचान जाते हैं, क्योंकि इसने जो इसकी जो मकबूलियत है, इस जो मशहूर हुआ है, वो इस बंटी चोर की वजह से हुआ है। और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, एक फ़िल्म आई थी, ओए लकी लकी ओए। हाँ, दिवाकर बनर्जी की फ़िल्म थी जिसमें अभय देओल ने काम किया था। कायदे से वो बंटी का रोल प्ले किया था। कहते हैं कि इस फिल्म के लिए दिवाकर बनर्जी जो डायरेक्टर थे, बंटी को ही लेना चाहते थे, इस फिल्म में कास्ट करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त बंटी जेल में बंद था। तो डेट इशू था, डेट का। फिर ये भी था कि जेल से बाहर निकले, फिर पता नहीं और किस केस में दोबारा अंदर हो जाए। तो लास्ट में अभय देओल को लेना पड़ा। और बंटी का ये सपना था बॉलीवुड फिल्म, तो उसका ये सपना पूरा हुआ। लेकिन अब बंटी चोर, या दिल्ली पुलिस बहुत कम लोगों को कुछ खिताब देती है। और आपको ये भी बता दूं कि ये बंटी है जिसको दिल्ली पुलिस ने सबसे पहले जो नाम दिया था इसका, और सुपर चोर का नाम दिया था। उसकी वजह ये थी कि बहुत पहले 2003 के आसपास जब ये अरेस्ट हुआ था, तो तब जब पुलिस ने इसके एक जगह से चोरी किए सारे सामान बरामद किए थे, तो उसकी कीमत करोड़ों में थी। और ये वो चोर था जो सिर्फ यूं ही चोरी नहीं करता था, बल्कि अपने शौक़ को पूरा करने के लिए करता था। और इसके शौक़ बड़े महंगे थे। ये छोटी मोटी चीज़ों को तो हाथ भी नहीं लगाता था, चाहे वो फिर लग्जरी ज्वेलरी हो, महंगी घड़ियाँ हों, बहुत महंगी घड़ियाँ, आम घड़ियाँ तो सवाल ही नहीं है, एंटिक चीज़ें हों, और तो और जो महंगे जो घरों में कुत्ते लोग पालते हैं, पपीज़, ये उनका भी शौकीन था और उनको भी चुरा के ले जाता था। तो इसकी सारी चीज़ें और इसके चुराने का तरीका वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इसकी पूरी कहानी ये है कि देवेंद्र सिंह दिल्ली के एक विकासपुरी इलाका है, बड़ा फेमस, वहाँ इसकी पैदाइश हुई। लेकिन बचपन से ही इसका दिमाग और दिल कहीं और भटक रहा था। पढ़ाई लिखाई में मन नहीं था, तो अपने फादर से बहुत पिटता था। जब ये 9th क्लास में था तभी इसने फिर कुछ बदमाशी की, दिन भर बाहर रहता था, आवारागर्दी करता था। तो कई बार पिता घर से निकाला गया, कई बार पिता घर से निकाला गया। फिर एक दिन 9th में इसके फादर को और गुस्सा आया, तो उन्होंने कहा तुम घर में मत आना। उसके बाद इसने ये घर छोड़ दिया और इधर उधर आवारागर्दी करने लगा, भटकता रहा। बहुत कम उम्र में 1993 में इसने पहली बार चोरी की। चोरी करने के बाद जो चोरी की तो ये पकड़ा गया, क्योंकि इससे ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो पकड़ने के बाद इसको जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ थी वो अपने दफ्तर ले गई। दफ्तर में बैठाया उसका, इसको लॉकअप में। पता नहीं इसने क्या हरकत की कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ के उस दफ्तर में, जहाँ पे 20-25 पुलिस वाले मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में ये वहाँ से भाग गया। तो पहली बार गिरफ्तार होता और पहली बार में पुलिस को चकमा दे देता है। उसका धीरे धीरे ये चोरी की वारदातों में शामिल होता जाता है। इसकी चोरी के किस्से कुछ जो बहुत मशहूर है वो आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो कुछ ख़ास चीज़ें इसके बारे में हैं कि 1993 से कहते हैं कि रिकॉर्ड पे इसने चोरी शुरू की, और अपने करियर में इसने करीब 500 से 550 चोरियाँ की।
दिल्ली, जालंधर, चंडीगढ़, कोलकाता, मुंबई, केरल, कर्नाटक, बेंगलोर, हैदराबाद, मतलब जिस शहर का आप नाम लें वहाँ वहाँ बंटी चोर पहुँचा और इसने चोरी की। इसके चोरी करने का तरीका बड़ा नायाब था। इसने जितनी भी चोरियां की वो सब रात 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के दरमियान, और इनमें से भी 80% चोरी सुबह 5 से 6 के दरमियान। चोरी करने के लिए जब भी ये मकान में दाखिल होता था तो इसके पास कभी कोई औजार नहीं रखता था, ना कोई ये हथियार रखता था, ना चाकू, ना गन, कुछ नहीं। सिर्फ एक लंबा सा पेचकस होता था इसके पास, जिसके ज़रिए ये दरवाज़ा या खिड़कियों का लीवर को खोल देता था। उसमें इसको महारत हासिल थी। उसके अलावा उसके बाद ये अंदर चला जाता था। इसने अपने पूरी करियर में कभी चोरी करते वक्त किसी को ज़ख्मी नहीं किया, किसी को मारा पीटा नहीं। बहुत शालीनता से, सुकून से चोरी करता था, निकल जाता था। जो मैंने बताया कि उसको शौक़ था, जिस भी घर में चोरी करता था या जिस शोरूम में चोरी करता था, सिर्फ लग्जरी ज्वेलरी, महंगी कारें, विदेशी घड़ियाँ, एंटिक फर्नीचर, विदेशी महंगी शराब की बोतलें, ये सारी चीज़ें उठाता था। एक ख़ास बात ये थी कि ये जब भी किसी के घर में चोरी करने जाता था तो एक चोरी की कार में बैठकर जाता था। वो कार भी चुराई हुई होती थी। और उसके बाद जिस घर में ये चोरी करता था, जाहिर सी बात है वो सारे आलिशान घर हुआ करते थे, तो उस घर में भी लग्जरी कार है। तो ये चोरी की कार गेट के बाहर लगाता था, घर के अंदर दाखिल होता था, वहाँ से सामान उठाता था और साथ में उस घर से उसी के घर की गाड़ी की चाबी लेता, फिर उस गाड़ी में बैठता और उसमें निकल जाता। जिस गाड़ी से ये चोरी किया था वो गाड़ी कभी वापस लेके नहीं जाता। वो जिस घर में चोरी करनी है उस घर के बाहर ही छोड़ देता और उस घर की गाड़ी को लेकर जाता। ये इसका हमेशा ये रहा। चोरी के सारे सामान इसने हमेशा बेचे, लेकिन इसने अपने पूरे करियर में, इसका करियर अगर मान लो मैं करीब 15-16 साल, कभी गाड़ी नहीं बेची इसने। गाड़ी को हमेशा इसने यूज़ किया, जब तक मन किया उसके बाद कहीं पे ले जाकर सुनसान जगह पे छोड़ देता और चला जाता। गाड़ी बेचने का काम नहीं करता था ये। इसकी जो सबसे ख़ास बात थी, इसका कॉन्फिडेंस। कहते हैं कि दिल्ली पुलिस ने बाकायदा, जब एक के बाद एक चोरी हो रही थी और दिल्ली से ही इसकी शुरुआत हुई, दिल्ली में ही पैदाइश हुई, तो दिल्ली पुलिस ने एक्सपर्ट्स की टीमों को मिलाकर बाकायदा इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया कि आखिर ये ऐसा कैसे करता है। और ये जो है पकड़ाता नहीं है, लोगों को मारता नहीं है, लेकिन बहुत ईजिली सब कुछ चोरी करता है। चोरी की इसकी कारस्तानी है जो है, किस्से एक से एक हैं। लेकिन उससे पहले इसके जो और महान किस्से हैं वो आपको बता दूं कि ये अब तक 550 चोरी के इल्ज़ाम रहे इस पर, और करीब करीब दर्जन बार ये पुलिस की हिरासत से भागा। एक तो मैंने बताया कि जब पहली बार ये अरेस्ट हुआ तो 1993 में ये दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ के दफ्तर से भाग गया। इसके बाद एक बार ये चेन्नई में था, चेन्नई में पकड़ा गया चोरी करने के बाद। जुडिशियल कस्टडी में इसको जेल भेजा गया। जेल के गेट पे पता नहीं इसने कैसे संतरी को चकमा दिया और उसी जेल के अहाते में, परिसर में, जेल कैंपस के अंदर पार्किंग में एक स्कूटर खड़ा हुआ था। उस स्कूटर, वो जो स्कूटर था वो एक सब इंस्पेक्टर का था। वो उस स्कूटर पे बैठता है सब इंस्पेक्टर के और जेल से आराम से निकल जाता है। तो वहाँ से भागा। एक बार ये चंडीगढ़ की जेल में बंद था, इसे बाहर निकलना था। इसने अचानक शीशे का कुछ ग्लास और कुछ चीज़ें थी जो इसने तोड़ा और उसको मुंह में डाला और खा गया। तो इंजर्ड कर लिया खुद को, इंजरी हो गई इसकी। इसको फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। जब ये हॉस्पिटल पहुंचा तो इसने सिरिंज से हथकड़ी खोली और वहाँ हॉस्पिटल से भाग गया। एक बार मुंबई में ही एक मारुति कार में, चोरी की कार में जा रहा था। इत्तेफाक से उस कार का नंबर फ्लैश हो गया। मुंबई पुलिस के एक जगह पे नाके पे 2 पुलिस वाले ने उस कार को देखा। बंटी कार चला रहे थे, बंटी साहब को पकड़ा गया। उसका कहा गया चलो थाने। अब वो एकदम घबराया नहीं, आराम से उसने बोला कि चलो थाने। थोड़ी दूर तक वो ड्राइव करता है, उसका अचानक वो उन्हीं के आंखों के सामने कुछ ऐसी एक चीज़ हटाता है, एक तार, और गाड़ी बंद हो जाती है। काफ़ी स्टार्ट करने का नाटक करता है, गाड़ी स्टार्ट होती नहीं है। उसके बाद वो उन दोनों पुलिस वालों से कहता है कि गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई, आप ज़रा धक्का दे दीजिए।
अब बाकायदा पुलिस वाले से कहता लीजिए आप भी स्टार्ट करके देख लीजिए, पुलिस वाले भी करते हैं तो स्टार्ट होता नहीं क्योंकि तार निकला हुआ था। उसके बाद वो दोनों पुलिस वाले मजबूरी में नीचे उतरते हैं, धक्का देते हैं, तब तक ये तार जोड़ चुका था, वो धक्का देते हैं, ये गाड़ी लेता और फिर 1 2 3 तो वहाँ से भी ये भाग गया। तो इसके भागने के एक से एक बहुत सारे किस्से हैं। अब इसकी जो चोरी की चीज़ें थी, इसकी ज़िंदगी में कहते हैं कि जो चोरी टोटल किए उसके जो वैल्यू थे वो करोड़ों में है। और जब इसके बाप ने इसको घर से निकाला था उसके बाद कहते हैं कि इसने ज़िंदगी में कभी कोई प्रॉपर्टी खरीदी नहीं, ना कभी अपना घर खरीदा, ना ज़मीन। और ये जब तक बाहर रहा हमेशा महंगे 5 सितारा होटलों में रहा। मतलब इसकी जो ज़िंदगी थी वो सिर्फ होटलों में कटी, और वो भी आम होटलों में नहीं, ये 5 स्टार होटल में रहता था। और पूरी ज़िंदगी इसने कोई घर नहीं खरीदा, कोई मकान नहीं खरीदा। गाड़ियों में इसको सबसे ज़्यादा जितनी महंगी गाड़ी आप सोच सकते हैं, BMW से लेकर जो भी लग्जरी कार हैं, वो मर्सिडीज़, सब कुछ सारे इसने गाड़ी चुराई। नीचे छोटी मोटी गाड़ियाँ चुराना ये अपने शान के ख़िलाफ़ समझता था, लेकिन सारी गाड़ियों में इसको टोयोटा बहुत पसंद थी कार। और ये कई बार जब जेल में भी था तो ये कहता था कि यार ये जो टोयोटा जो भी कंपनी बनाती है, मैं उसके इंजीनियरों से मिलना चाहता हूँ, मैं उनको सलाम ठोकना चाहता हूँ, बहुत अच्छी गाड़ी है। तो इसे टोयोटा बहुत पसंद। 2003 में जब ये गिरफ़्तार हुआ था दिल्ली में और कुछ वक्त के लिए जेल गया, तब इसकी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन जेल जाते उसकी गर्लफ्रेंड ने इसको छोड़ दिया और उसने दूसरे से शादी कर ली। तो इसको बड़ा धक्का भी लगा। फिर उसने कहा हाँ मैं जेल में हूँ, बेरोज़गार हूँ, मैं उसको कैसे रखता। ठीक किया उसने, कह रहा मैं जेल से बाहर आऊँगा तो फिर किसी अच्छी लड़की से शादी करूँगा और मैं जासूस बनूंगा। इसका एक ये भी था कि शुरू से जासूस बनना चाहता था, इसका सपना था। एक चीज़ जो इसने और सीखी थी, बाकायदा उसकी ट्रेनिंग ली। चूँकि बड़े घरों में ये चोरी करता था तो ज़्यादातर बड़े घरों में एक ख़तरा होता था कि वहाँ कुत्ते बहुत होते हैं और ख़तरनाक, अनजान आदमी को देख के उस पर झपट पड़े। तो 1 2 बार इसके साथ ऐसा हुआ कुत्तों की वजह से। तो इसने फिर कहा कि ऐसे नहीं चलेगा। इसने बाकायदा जाके ट्रेनिंग ली कि इस तरह के जो ये आम आदमी कोई नहीं सोचता है कि कैसे क्या करना, पर इसने सोचा और ट्रेनिंग ली कि इन कुत्तों पे कैसे काबू पाया जाए। और उसको बाकायदा बताया गया कि जो घरों में पालतू कुत्ते होते हैं, जो ख़ासतौर पर इसलिए रखे जाते हैं कि चोर और ये सब ना आए। तो जितने घरों में ये गया उसमें 90% घरों में कुत्ते हुआ करते थे, लेकिन कभी कुत्ता भौंका नहीं इसके ऊपर, क्योंकि वो सारी चीज़ें सीख कर गया था और वो उनको फ़ौरन कंट्रोल कर लेता था। एक उसकी खासियत ये थी। अब इसकी कहानी जो चोरी के हैं वो ऐसे ऐसे किस्से हैं कि ये एक तो आपको बताया कि चोरी की कार में जाता था और वो कार कभी वापस नहीं लाता था, घर की चोरी करता था और चला जाता था उसी कार में। एक बार साउथ दिल्ली के घर में ये घुसा, सुबह करीब 5:45 का वक्त था और ये अंदर जाता है, उसी तरह से पेचकस से वो अपना खोलता है दरवाजे का लीवर, अंदर जाता है और वहाँ कुछ कीमती चीज़ों के अलावा, घड़ियों वड़ियों के अलावा, एक उसे म्यूज़िक सिस्टम बाहर का आया था और उसे बड़ा अच्छा लगता है वो म्यूज़िक सिस्टम। वो म्यूज़िक सिस्टम लेकर बाहर निकलता है। अब जब बाहर आ रहा था तो ऐसे 2 किस्से हैं उसके। तो वो म्यूज़िक सिस्टम उस घर में रहने वाली एक लड़की की थी, उसके फादर ने उसको गिफ्ट किया था। इत्तेफाक से वो जॉगिंग करके घर के अंदर लौट रही थी तो उसने एक अनजान आदमी को देखा कि उसका म्यूज़िक सिस्टम उठा के चला जा रहा, वो भी सुबह सुबह 5:45 बजे। तो उसने पूछा भैया आप कौन हो, ये मेरा म्यूज़िक सिस्टम कहाँ ले जा रहे हो? तो उसने कहा अपने पापा से जाके पूछो, मैं ऐसे ऐसे एक उस कंपनी से आया हूँ, किसी जो इस तरह के सामान बेचते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बोला कि, और उसके बाद सीधे बोलता है हैप्पी बर्थडे टू यू एडवांस में। और वो लड़की उसका मुंह घूरती है, देखती है क्या कह रहा है। उसका कहता है कि तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज़ गिफ्ट का ऑर्डर दिया है तो ये ले जा रहा हूँ, बाकी गिफ्ट कुछ और भी है, अंदर जाके पापा से देखो। वो लड़की बिंदास की इतना कुछ इसे पता है। वो अंदर जाती है, ये बाहर निकलता है और 1 2 3। एक बार ऐसे एक घर में चोरी करने के लिए जाता है तो जब ये घुस रहा था अंदर तो इत्तेफाक से इसे आइडिया नहीं था, गार्ड जागा हुआ था और सुबह, ये भी सुबह का वक्त 5:30 बजे का। तो गार्ड उससे कुछ ऊंची आवाज़ में बात करता है तो ये उल्टा सो गार्ड को और ऊंची आवाज़ में बात करके हड़का देता है। उसका कहता है तुम्हारे साहब ने मुझे बुलाया, जाओ जाकर साहब से पूछो।
तब तक वो साहब से पूछने गया या ड्राइंग रूम तक घुस गया। वहाँ पे उसने देखा घड़ी रखी हुई बड़ी महंगी, लैपटॉप रखा हुआ है। वो सारी चीज़ें उठा के समेट के बाहर आता, तब तक गार्ड आया। अब उसने जाके साहब को बताया, साहब ने कहा अच्छा पता नहीं, देखता हूँ, मैं भूल गया हूँ। इतनी देर में वो उसको गार्ड को हड़काता है। उसके बाद कहता है कि दरवाज़ा खोलो, गाड़ी लेकर जाना है, इसलिए साहब ने बुलाया, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। महंगी गाड़ी थी। अब वो हाथ में सामान भी है उसके, लैपटॉप और बाकी चीज़ें। तो बाकायदा गार्ड से ही दरवाज़ा खुलवाता है, सामान उस अंदर रखता है, उसका उसी गाड़ी में बैठता है। गार्ड बाकायदा उसको सलाम भी ठोक देता है। उसका वो गाड़ी लेके फिर बाद में थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि नहीं भैया ये तो कोई और है। एक बार एक घर में चोरी करने के लिए घुसता है तो एक बुज़ुर्ग लेडी सो रही थी बेड पर, और ये चारों तरफ से बाकी सारा सामान उठा चुका था। एक जगह पर जाता है, जब ये देखता है जहाँ पे वो सो रही हैं उनके सिरहाने टेबल पे कुछ जेवर रखे हुए थे और घड़ी थी, बहुत घड़ियों का बड़ा शौकीन था। तो वो घड़ी उठा ही रहा था कि तब तक लेडी की आंख खुल जाती है, और वो एकदम सुबह करीब, वो भी 5 से 6 का वक्त, तो अचानक चौंकती हैं उनके रूम में एक अनजान आदमी। कौन? तो जैसे ही वो बूढ़ी उठती हैं लेडी, तो ये बिल्कुल कि ये नहीं कि बंटी घबराया या भागने की कोशिश, वो बाकायदा बहुत प्यार से उनको गुड मॉर्निंग बोलता है। कहता गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? जब तक इसके बाद वो कुछ समझे, वो अपना वो सामान उठाता है और बाहर, और उसके बाद 1 2 3, अब वो लेडी जो है वो सोच रही है 2 3 मिनट कि ये कौन है, क्या है, हमारे घर में कौन सा मेहमान है। जब तक होश आए तब तक पता चला कि वो तो लुट चुकी हैं। तो ये उसका तरीका था, और वो हमेशा कहता है कि कॉन्फिडेंस जो है उसने उसे चोर बनाया। इसकी एक और ख़ास चीज़, जब भी ये बड़ी चोरी करता था जिसमें बहुत ज़्यादा जेवर और ये सारी चीज़ें हाथ लगती थी, तो इसको नेपाल जाने का बड़ा शौक़ था। तो हर ऐसी बड़ी चोरी के बाद एक बार ये नेपाल ज़रूर जाता, और नेपाल में चोरी के माल भी ठिकाने लगाता, बेचता भी, और वहाँ अपना बड़े महंगे 5 सितारा होटलों में ठहरता, अय्याशी करता। और ये इतनी बार नेपाल गया कि फिर इसने नेपाल में भी कुछ चोरियाँ की, और वहाँ एक हरी थापा के नाम पे बाकायदा नेपाल का पासपोर्ट भी बनवा लिया। और इसको जब लगा कि अब ये सारी चीज़ें, चोरी की दुकानदारी सही चल रही है, तो इसने फिर श्रीलंका और बांग्लादेश तक अपना नेटवर्क फैलाने की कोशिश की कि अब वहाँ पे भी हाथ मारा जाए, और वहाँ पे भी गया ये, और उसने कई ऐसे काम को अंजाम दिया। ये सारी चीज़ें करता रहा ये। फिर इसके बाद ये 2007 में पकड़ा गया। तब पहली बार सबसे लंबा 3 साल तक ये तिहाड़ जेल में रहा, और 3 साल रहने के बाद ये भी बाहर आया। तब तक ये दिल्ली पुलिस एक तो सुपर चोर का खिताब दे चुकी थी। तब बिग बॉस सीज़न 4 आ रहा था, और इसके कारनामे ऐसे थे कि फिर बिग बॉस में बाकायदा इसको बुलाया गया, और ये बिग बॉस में गया। जब बिग बॉस की शुरुआत हुई और सारे कंटेस्टेंट्स को जब मिलाया गया उस शो में पहले एपिसोड में, तो सलमान खान चूँकि बिग बॉस के होस्ट, तो जब बंटी वहाँ पर की पेशी हुई, बंटी आया एज ए कंटेस्टेंट, तो सलमान खान ने 1 2 लाइन के बाद उससे सीधे ये पूछा था कि आप जेल में थे? तो ये पलट के जवाब देता है कि हाँ, जैसे आप थे। तो अब सलमान खान उस वक्त थोड़ा सन भी रहे थे, तो इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। अब जब वो पूछा कि आप जेल में थे, ये कह रहा है कि हाँ जैसे आप थे। तो अब यहाँ 2 चीज़ें थी कि मतलब उसने ये भी कहा कि अगर आपको लगता है कि आप बेकसूर थे और फिर भी आप जेल में थे, तो मान लीजिए कि मैं भी बेकसूर था और मैं जेल में था, और एक जगह पे उन्होंने चोर कह दिया, तो उसको बड़ी आपत्ति हुई, बुरा लगा। उसने सलमान खान को टोक दिया कि आप मुझे चोर ना कहें। वो अपने आप को चोर कहलाना भी पसंद नहीं करता, वो मतलब उस्ताद या कुछ और आप कहें, तो वो उस तरह की चीज़ें करना। तो बिग बॉस में भी हालांकि उसने अपने हरकतें दिखाई, खुराफात। एक बार एक कैमरे को ढक दिया था, जब कन्फेशन की बात आ रही थी, कैमरा तोड़ दिया था। तो बिग बॉस में एंट्री भी जल्दी हुई, और फिर बिग बॉस से निकाल भी जल्दी दिया गया, क्योंकि बंटी के लिए शायद बिग बॉस जैसी जगह थी नहीं। तो इसके बाद फिर वो कई चैनल में आया, और बाकायदा उसने कहा कि जब 2010 की एक और ख़ास बात ये थी कि जब ये तिहाड़ जेल से आया तो 3 साल पहली बार लंबा वक्त तक जेल में रहा। बाहर आया तो इसके पास, जैसा मैंने आपको बताया, कभी कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई, कभी कोई, सिर्फ ये होटलों में ठहरता था। तो ये अपने घर गया विकासपुरी। इसके भाई हैं 2 और माँ बाप भी हैं, बट इतने केस हो चुके हैं, और इतने हिंदुस्तान के शायद ही कोई ऐसा स्टेट हो जिसकी पुलिस, चूँकि पता के नाम पे एक ही है विकासपुरी, तो बेचारी सारी पुलिस उसी घर पे पहुंच जाती है, क्योंकि पूरी जो जन्म कुंडली है उसमें वही लिखा हुआ था। तो घर वाले भी परेशान ही होंगे।
क्योंकि हर दूसरे दिन पुलिस वाला दस्तक दे देता है घर में। तो ये जब जेल से निकला तो वो घर गया तो घर वालों ने, भाई ने, सबने कहा कि भैया हमारा तुम्हारा से कोई रिश्ता नहीं है, तुम हमारे यहाँ नहीं रहोगे वरना पुलिस तंग करेगी। तो घर वालों ने रखा नहीं। तो पहली बार इसकी ज़िंदगी में तब 2010 में आया कि इसके पास, चूँकि जेल से आया तो पैसे भी नहीं है और ये पैसा सेव भी नहीं करता था। जो चोरी करता था उसको उड़ा देता था, क्योंकि शौक बड़े बड़े थे। फ़्लाइट में घूमना, 5 स्टार होटल में ठहरना, लड़कियों के साथ घूमना, गर्लफ्रेंड बनाना। तो ये कई दिन तक ऐसे ही इधर उधर रहा। उसके बाद एक अजीब सी कहानी हुई कि जो 2007 में इसको जब ये पकड़ाया था, तो लोधी कॉलोनी पुलिस स्टेशन के एसएचओ थे इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह, उन्होंने इसको पकड़ा था और बंटी के ऊपर बहुत काम कर रखा था, क्योंकि साउथ दिल्ली में बड़ा प्रेशर था बंटी को लेकर, इतनी चोरियां कर चुका था। तो इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह ने इसको पकड़ा था। तो जब ये छूट कर आया और उसको कहीं ठिकाना नहीं मिला, तो ये सीधे लोधी कॉलोनी पुलिस स्टेशन पहुंच गया और इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह को बोलता है कि मेरे घर वालों ने मुझे रखने से मना कर दिया, मेरे पास पैसे नहीं है, ठिकाना नहीं, मैं कहाँ जाऊँ। इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह इसको अपने घर ले गए, इसको कपड़ा दिलाया, इसको जूते दिलाए और कुछ दिन ये वहाँ रहा। और तब इसने ये कहा था, उस वक्त उसी वक्त मेरी भी इससे मुलाकात हुई थी, उस वक्त मीडिया से सारी बातें भी हो रही थी और इसने असल में एक लाइन बोली थी कि अब मैं चोरी नहीं करूँगा कभी, और इसने कसम खाई थी। और अब मैं सुधर गया हूँ, अब मैं कुछ अच्छा काम करूँगा, एक अच्छी लड़की देखूँगा, उससे शादी करूँगा और मैं डिटेक्टिव बनूँगा, क्योंकि मेरे पेशे ने मुझे इतना तजुर्बा दिया है कि मैं एक अच्छा जासूस बन सकता हूँ, तो मैं एक जासूस बनूँगा। और इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह भी इस पर बड़े खुश हुए थे, इसके इस बदलाव पे, और फिर लगा था कि वाकई अब बहुत हो गया, अब ये बंटी बदल जाएगा। लेकिन वो सिर्फ थोड़े दिन का धोखा था। उसके बाद ये बिग बॉस में जाता है, फिर बिग बॉस से बाहर आ जाता है और फिर फिल्म वो लकी लकी ओए आती है। उसके बाद ये घर घर में इसका नाम आ जाता है। लेकिन ये अपनी आदत से बाज नहीं आता। 2013 में, अब चूँकि दिल्ली में इसकी सारी हरकतें एकदम बेनकाब हो चुकी थी, इसके तरीका बेनकाब हो चुका था। जितने भी दिल्ली में 5 स्टार होटल थे, उसमें जो ज्वेलरी शोरूम होता, उसमें भी जाके इसने चोरी की थी बहुत सारी चीज़ें। तो ये फिर 2013 में तिरुवनंतपुरम निकल लेता है, केरल, और केरल में जाकर अब ये चोरियां करना शुरू करते हैं। इत्तेफाक से एक बहुत बड़े बिजनेसमैन केरल के, ये उनके घर में एक दिन घुस जाता है उसी तरीके से पेचकस वेचकर करके, और वहाँ से बड़ी महंगी घड़ियाँ, लैपटॉप, जेवर, ये सब चुराता है। लेकिन सीसीटीवी कैमरे में आ जाता है। तो लंबी खामोशी के बाद एक तरफ ये बात थी कि अब बंटी बदल गया है, अचानक कैमरे में बंटी का चेहरा नज़र आता है और बाकायदा चोरी करते हुए घर में घुसते हुए। तो लगता है कि नहीं, बंटी बदला नहीं है या सुधरा भी नहीं है। इसके बाद चूँकि बिजनेसमैन बहुत बड़े थे वो केरल के, तो पुलिस के ऊपर भी प्रेशर, तो केरल पुलिस लगातार फिर इधर उधर छानती रहती है। इस इंसिडेंट के करीब 1-1.5 महीने के बाद पुलिस को पता चलता है कि बंटी पुणे के एक 5 स्टार होटल में ठहरा हुआ है और उसी बिजनेसमैन के सारे उन चीज़ों से ऐश कर रहा है। तो केरल पुलिस की टीम पहुंचती है पुणे और इसको 27 जनवरी 2013 को पुणे के एक 5 सितारा होटल से गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद वापस केरल ले जाया जाता है। अभी 2017 में उसमें फैसला आया है कि उसके एक जज ने कहा सेशन कोर्ट के कि चूँकि चोरी इसकी मजबूरी नहीं बल्कि आदत और फितरत दोनों है और ये हैबिचुअल चोर है, इसलिए इसके साथ रियायत नहीं बरती जाएगी। तो बंटी के करियर की सबसे कड़ी सज़ा केरल कोर्ट ने दी है 2017 में इसी चोरी के मामले में, और उसके पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए 10 साल कैद की सज़ा दी है। तो बंटी के बारे में आखिरी खबर यही है कि वो केरल तिरुवनंतपुरम के जेल में है और वहाँ सज़ा काट रहा है। लेकिन ये जो 10 साल की सज़ा है, ये जाहिर सी बात है कि 10 साल होगी नहीं, उससे पहले फिर वो उसको बेल भी मिलेगी और वो बाहर भी आ जाएगा। बट पहली बार उसकी अपनी लाइफ में इतनी कड़ी सज़ा मिली है। ये तो हो गई एक तरफ की पूरी कहानी है। अब बंटी की असली ज़िंदगी में जब बंटी से बातचीत करने का मुझे मौका मिला तो उससे पहले तो यही पूछा था कि ये जो आप चोरी करते हो, तो 2-3 चीज़ें कि इतना, मतलब एक तो बेखौफ और ऐसे बड़े घरों में जहाँ गार्ड है, कुत्ता है और मतलब पकड़े जाने के सारे ख़तरे हैं। तो इसका जवाब ये था कि पहले तो जाहिर सी बात है कैमरे पे कुछ और बोलना, और जब कैमरा बंद हो जाता तब, क्योंकि उसे मालूम है कि बहुत सारे केसेस चल रहे हैं
केस के बारे में भी उसने बताया था। मैंने कहा 500-550 केस है। उसने कहा नहीं, मेरे ऊपर सिर्फ 50 केस हैं, बाकी सब मीडिया ने बनाया है। और पर मैंने कहा कि उसमें तो बहुत सारे FIR है। तो उसने कहा लेकिन उन सब में से सबूत ना होने की वजह से मैं बरी होता गया, तो अब वो 500 के बाद 50 ही रह गया। तो उसने केस के बारे में ये बताया। दूसरा उसका ये कहना था कि मुझे लगता था, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं किसी के घर में चोरी करने नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मुझे वहाँ से कुछ सामान उठाना है जिसको मैं भूल गया हूँ, वो सामान उठा के वापस ले जाना है। तो मेरे मन में ये चलता था और इसीलिए मैं बेधड़क घुसता था। और चाहे फिर इस चोरी, वो उसने कभी शब्द इस्तेमाल नहीं करता था, वो कहता था केस। तो कहता था कि जब भी मैं ऐसा कोई केस पे निकलता था तो मुझे यही लगता था कि वहाँ कुछ सामान पड़ा हुआ और मुझे वो उठा के लेकर आना है, बस इतनी सी बात थी। और इस लाने और ले जाने के बीच में अगर कोई बीच में आ गया तो बस उनसे बात करनी है, मुझे हाथ नहीं उठाना है, और इसीलिए मैंने कभी कोई हथियार नहीं रखा। और बोला वो आसानी होती कि उन्हीं के घर से जब सामान उठा रहे हैं तो उन्हीं की गाड़ी भी यूज़ कर लें, इसमें क्या जाता है। और गाड़ी कभी बेची नहीं, क्योंकि गाड़ी मैं अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करता था। और फिर उसके बाद मैं कहीं छोड़ देता था, बाद में कुछ दिन बाद वो गाड़ी उनके घर तक पहुंच जाती थी। और सामान इतने थे कि अगर मैं कुछ उठा कर ले भी जा रहा हूँ तो उस घर वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट वो बार बार ये कहता था कि भैया मुझे चोर मत कहा कीजिए, चोर शब्द से मुझे बड़ा वो लगता है। ये सारे केसेस हैं। उसे एक तो हीरो बनने का बड़ा शौक था, और दूसरा उसको ये भी था कि पुलिस जो है, मैं उससे कुछ कदम आगे हूँ। हालांकि तिहाड़ जेल में जब ये था तो तिहाड़ जेल के जो एक PRO थे, उनसे मेरी एक लंबी बात हुई। उनका ये कहना था कि ये इतना इंटेलिजेंट या इतना शातिर नहीं है जितना आप लोग या मीडिया इसको समझती है, ये एक आम टाइप का ही चोर है। लेकिन फिर ये है कि जब उनसे पूछा कि यार अगर इसने 500-550 चोरी की है और ये बहुत बार पकड़ाया भी नहीं, तो इसका मतलब है कि फिर या तो पुलिस निकम्मी है या फिर पुलिस अपना काम नहीं कर रही है। और दूसरा ये कि इसकी शातिरपना दूसरे तरीके, एक कभी इसने लाइफ में गैंग नहीं बनाया। इसका ये कहना था कि चोरी कभी दो लोग मिलकर कर ही नहीं सकते, और एक से जहाँ ज़्यादा लोग शामिल हुए वहीं पे आपके पकड़े जाने का ख़तरा ज़्यादा है। तो इसलिए जो भी करो अपने आप करो, अपने बलबूते पे करो। तो इसने अपने पूरे करियर में कभी भी किसी को साथ चोरी नहीं की, बल्कि ये अकेला था, अकेला ही करता रहा। और उसने ये भी कहा कि चोरी के पैसे ज़्यादा दिन रहते नहीं हैं, टिकते नहीं हैं, इसलिए उसको जमा करने का मतलब बोला कि मैं ये जो मैंने आपको बताया कि घर नहीं, प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, तो बोला कि जब भी मैं पकड़ा जाऊंगा तो जाहिर सी बात है कि जो जो चीज़ मेरे नाम पे है वो चीज़ें कोर्ट जब्त कर लेगी, तो फ़ायदा क्या मैं इतनी मेहनत करूं। उससे अच्छा है कि जो जितने पैसे हैं मैं दिन गिनता था, उसके हिसाब से प्लान करता था कि अभी अगर मान लीजिए मेरे पास 1 लाख है तो कितने नाइट में 5 स्टार होटल में इसका बिल कितना होगा, खाने का बिल कितना होगा, एयर फेयर कितना होगा। गाड़ी की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कहता था कि मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर मैं पैदल निकलूँ तो मैं आधे किलोमीटर से ज़्यादा पैदल नहीं चलूँगा, उस आधे किलोमीटर के अंदर अंदर मैं किसी एक गाड़ी में सवार हो चुका हूँगा, और वो गाड़ी चाहे कैसे भी बंद हो। तो ये उसका कॉन्फिडेंस लेवल था। हिंदुस्तान में कहते हैं कि इससे ज़्यादा शातिर चोर कोई नहीं हुआ है। कई बार इसने बदलने की बात की है लेकिन बदला नहीं। अब फ़िलहाल अभी जेल में है, और वो जेल में है इसलिए बाकी लोग सुकून में हैं। जेल के बाहर आएगा, फिर कहीं चोरी होगी तो पता चलेगा कि बंटी चोर आ गया है। तो ये एक पूरा जो कैरेक्टर है बंटी चोर का, और अगर आप उसकी तस्वीरें देखें, अलग अलग होलिया में भी कैप पहनने का शौकीन, अच्छे कपड़े पहनने का शौकीन, अच्छे दिखने का शौकीन। और अभी उसका ये भी, हाँ, इसकी एक बड़ी और ख़ास चीज़ है कि एक चीज़ जो इसने बताई थी, मैंने कहा कि तुमने बहुत बड़े बड़े घरों में चोरियाँ की, फिर भी तुम्हारी कोई और तमन्ना होगी कि कहीं और चोरी, कोई ऐसी जगह चोरी। तब इसने कहा था कि मुझे 2 लोगों के घर में चोरी करनी, और मैं 2 लोगों का बड़ा फ़ैन हूँ, एक अमिताभ बच्चन, एक उर्मिला मातोंडकर। ये उर्मिला मातोंडकर का फ़ैन रंगीला फिल्म के बाद हुआ था, उसने देखी भी, और अमिताभ बच्चन का फ़ैन शुरू से था। तो इसने कहा मुझे इन 2 लोगों से मिलना भी है और इन 2 लोगों के घर में चोरी भी करनी है। हालांकि उसका अभी तक ये सपना पूरा नहीं हुआ, ये मुंबई कई बार गया है, लेकिन शायद जूही के जो बच्चन साहब का बंगला, वहाँ तक जाने का मौका नहीं मिला, और उर्मिला मातोंडकर के घर जाने का मौका नहीं मिला। लेकिन उसने कहा मैं इन दोनों का फ़ैन हूँ, इन दोनों से मिलना भी चाहता हूँ, और इन दोनों के घर में चोरी भी करना चाहता हूँ। तो ये भी पूछा था कि तो क्या मतलब चोरी के दौरान ही मुलाकात करने का इरादा है या फिर चोरी से पहले या पकड़े जाने के बाद। तो खैर वो हंस के टाल गया, लेकिन ये उसकी तमन्ना थी कि वो कभी अमिताभ बच्चन और उर्मिला मातोंडकर के घर में भी चोरी करे। और
तो ऐसे ऐसे उसके सपने भी हैं। लेकिन वाकई हिंदुस्तान में अगर चोरों की बात होगी, जैसे ठगों की बात होगी, तो ठगों के शहंशाह एक ही नटवर लाल, और अगर चोर की बात होगी तो फिर देवेंद्र कुमार उर्फ बंटी से बड़ा चोर हिंदुस्तान में फ़िलहाल तो कोई और नहीं है, जिसके ऊपर 550 के करीब केसेस हैं और पता नहीं कितने राज्य में हैं, कहाँ कहाँ की पुलिस ढूंढती रहती है और वो बस अपने मिशन पे लगा रहता है। तो ये थी बंटी चोर की पूरी कहानी। जैसी भी लगी आप ज़रूर बताइएगा और अपने सुझाव, अपनी शिकायतें हमेशा की तरह भेजते रहिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी। फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।